हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्या होता है और इससे रिलेटेड बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रिसेशन और स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक्स बनाते हैं, हेड बैंक ऑफ द कंट्री बनाते हैं। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और यूएसए में फेडरल रिजर्व्स, ठीक है। तो दिमाग से सोचना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें इकॉनमी में पैसा ज़्यादा आए थ्रू लोन्स या क्वांटिटेटिव ईजिंग या किसी भी वजह से इकॉनमी में पैसा ज़्यादा आना चाहिए थ्रू बैंक्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या किया जाता है वो सारा मैं डिस्कस करूँगा। तो इसको ईजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है, या चीप मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना इन्फ्लुएंस करके कम किया जाता है ताकि लोन्स की सप्लाई बढ़ जाए या मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए जो कि पैसा कम चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका यूज़ रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम पे किया जाता है जब इकॉनमी या इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं, ठीक है, या गिर जाती हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, सेंट्रल बैंक एम टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके और मनी सप्लाई को बढ़ा के सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े, बिजनेसेस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा माल बढ़े, जीडीपी बढ़े। समझ की बात, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फास्टन अप करना चाहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के? द प्राइमरी गोल्स of expansionary monetary policy include number 1 stimulating economic growth। तो इसमें आ जाता है encouraging higher consumption and investment to increase GDP। तो बेसिकली ग्रोथ को encourage करना ही मेन मकसद होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर पैसे स्पेंड करे और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, जीडीपी बढ़े ओवरऑल। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। लोअर इंटरेस्ट रेट्स इंसेंटिवाइज बिजनेसेस टू एक्सपैंड एंड हायर मोर वर्कर्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो किए जाएंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी के, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, तो बिजनेसमैन ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा बंदों की जॉब्स बढ़ेंगी। समझ के बात, ज़्यादा लोन लेके काम ही करेंगे ना, तो जॉब क्रिएशन होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंटिंग डिफ्लेशन। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई हेल्प्स टू अवॉइड फॉलिंग प्राइजेस विच कैन लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो जब भी मार्केट में सस्ते लोन्स आ जाते हैं या मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो इससे डिफ्लेशन प्रिवेंट होती है। तो जो फॉलिंग प्राइजेस की सिचुएशन है ये प्रिवेंट होती है और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन नहीं आती। समझ की बात। उसके बाद आ जाता है एनकरेजिंग बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। लोअर इंटरेस्ट रेट्स मेक लोन्स चीपर फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देंगे और बिजनेसेस अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। तो बेसिकली 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: ग्रोथ रेट बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, डिफ्लेशन को प्रिवेंट करना और स्पेंडिंग को बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। अब आ जाता है टूल्स ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको इस्तेमाल करके मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा 2 लाइनें लिखेंगे। सेंट्रल बैंक्स इंप्लीमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू सेवरल की इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें सबसे पहला आ जाता है लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा। द सेंट्रल बैंक्स रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स को कौन कौन सी चीज़ें असर डालती हैं? जैसे बैंक रेट कम किया जाएगा, ठीक है, रेपो रेट कम किया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट कम किया जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कम करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। लोअर रेट्स डिक्रीज बोरोइंग कॉस्ट फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करेंगे और जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लीडिंग टू इंक्रीज स्पेंडिंग, मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Very important. The central bank purchases government securities, that is bonds, from commercial banks etc. जिन को बेचे हुए हैं उनसे बॉन्ड्स खरीद लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। जो बॉन्ड्स पहले मार्केट में बेचे थे वो अब वापस ले लेगी ताकि मार्केट में और फ्रेश पैसा आए। समझ की बात। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है इकोनॉमी में। दिस इंक्रीजेज द मनी सप्लाई एंड लोअर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी और अगर मनी सप्लाई बढ़ती है
तो उसकी वजह से अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होएगा ना, तो ये डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स हैं, तो उससे भी और ज़्यादा ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा डालने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स है जो भी बॉन्ड्स उन्होंने पहले बेचे हुए हैं उसको बाय बैक करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। बाय लोअरिंग द रिजर्व रेशोज बैंक्स कैन लैंड मोर मनी। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ये जो रिजर्व रेशोज हैं ये कम कर देगा। जैसे कि CRR कैश रिजर्व रेशो, वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक्स को RBI या सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना होता है, वो परसेंटेज कम कर देगी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसे रह जाएंगे लोन्स देने के लिए। या फिर SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कि बैंक के पास एट ए टाइम कितने परसेंट कैपिटल, अपने कैपिटल का कितना परसेंट होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, उसको भी गिरा देगी तो बैंक्स के पास और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे लोन्स देने के लिए। समझ के बाद दिस एक्सपेंड्स द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इससे बैंक ज़्यादा लोन देगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। used when conventional policies are insufficient, that is near zero interest rates। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देगी। जैसे कोविड के टाइम पे जो अमेरिका है उसने अपने लोगों को बहुत सस्ते रेटों पे लोन देना शुरू कर दिया था ताकि मार्केट में और ज़्यादा पैसा आए, ठीक है। जब ये ऊपर वाले पॉइंट सारे फेल कर जाते हैं तो ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द सेंट्रल बैंक बाइज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ टू फर्दर इंक्रीज मनी सप्लाई एंड लोअर लॉन्ग टर्म रेट्स। तो ओवरऑल सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंडर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ जितने भी बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, वो बाय कर लेती है और पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट फॉरवर्ड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंट्रल बैंक कम्युनिकेट्स इट्स फ्यूचर पॉलिसी इंटेंशंस टू इन्फ्लुएंस मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो वो फॉरवर्ड गाइडेंस देती है। जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो MPC की मीटिंग होती हैं उसके अंदर देती है कि आने वाले फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन ये होगी, GDP ये होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ताकि जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं वो भी उनको पता लगता रहे कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उस हिसाब से वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल सिग्नलिंग प्रोलॉन्ग्ड लो इंटरेस्ट रेट्स एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो वो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्वार्टर में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसकी वजह से आज की इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेजमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, के जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है पॉजिटिव इफेक्ट्स। इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मॉर्गेजेस, तो मॉर्गेजेस जो गिरवी रखने की जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों के पास अगर सस्ता लोन मिल रहा है तो उनको ऑटो लोन्स ले लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे या क्रेडिट कार्ड्स ले लेंगे, इस टाइप की स्पेंडिंग बढ़ा लेंगे, EMI पे सामान ले लेंगे, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग ओवरऑल बढ़ जाती है। हायर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, चीपर बोरिंग कॉस्ट लीड टू बिजनेस एक्सपेंशन, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हायरिंग। तो ओवरऑल जब सस्ते रेट पे लोन मिल रहा होगा तो बिजनेसमैन लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, नए हायरिंग कर सकता है। उसके बाद आ जाता है एसेट प्राइस इन्फ्लेशन। स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट प्राइसेस टेंड्स टू राइज ड्यू टू इंक्रीज लिक्विडिटी। तो जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा लोग क्या करेंगे, शेयर मार्केट में जाके शेयर खरीदना शुरू कर देंगे या फिर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर देंगे, फ्लैट खरीदने शुरू कर देंगे, एसेट्स में पैसा लगाएंगे। तो जितना ज़्यादा एसेट्स आ जाएंगे उतना एसेट प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। लोअर इंटरेस्ट रेट्स कैन वीकन द डोमेस्टिक करेंसी बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोन्स ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लोन्स लेंगे तो डोमेस्टिक करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिशिएट कर सकती है और जब भी करेंसी डेप्रिशिएट करती है उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं हमारे। अब ये कैसे होता है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में और बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये तो थे पॉजिटिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट्स क्या, लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला इन्फ्लेशन रिस्क, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, इन्फ्लेशन तो आएगी। एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि ज़्यादा पैसा आएगा लोग डिमांड्स बढ़ाएंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है। नेक्स्ट एसेट बबल, लो रेट्स में इन्फ्लेट हाउसिंग और स्टॉक मार्केट बबल्स, दैट इज़ 2008 फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आएगा लोग शेयर खरीदेंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, हाउस खरीदेंगे, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा ये एसेट बबल क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये बबल फट गया तो भाई जो महंगे रेट पे जिन्होंने खरीदा ये जो इन्वेस्टमेंट्स किए उनके पैसे फंस जाएंगे। नेक्स्ट डिमिनिश्ड रिटर्न्स at near zero rates when rates are already low। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही लो है, कई कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी लो चल रहा है, फर्दर कट्स
मे हैव लिमिटेड इम्पैक्ट। अगर और ज़्यादा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा। मान लो आपको 4-5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिल रहा है, 4-5% से 2% पे भी हो गया, मगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है तो कौन लोन लेगा, तो लिक्विडिटी ट्रैप आ जाएगा। ठीक है, इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मर्जी लो, आप अपना पैसा कैश में रखोगे। लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट कर देना मुझे। नेक्स्ट आ जाता है इनकम इनइक्वालिटीज़। Asset price inflation disproportionately benefits wealthier individuals who own stocks and real estate। तो बेसिकली जब भी इन्फ्लेशन आती है, जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है या एसेट प्राइस इन्फ्लेशन हो जाती है, तो ये अमीरों को बेनिफिट करती है मगर गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो इससे इनकम इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समझ गए बात। अब कंक्लूजन है इसका, कंक्लूड करते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ पावरफुल टूल फॉर स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग डाउन टर्न्स। तो जब इकॉनमी डाउन टर्न्स में होती है, बिजनेस साइकिल के रिसेशन या डिप्रेशन होता है, तब तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे इकॉनमी में पैसा ज़्यादा आता है और पैसा ज़्यादा आएगा तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ओवर यूज़ कैन लीड टू इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको लागू करते हो और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही पैसा इकोनॉमी में छोड़ दिया तो भाई महंगाई आ जाएगी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। पॉलिसी मेकर्स मस्ट बैलेंस शॉर्ट टर्म ग्रोथ विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ऑफ्टन कोऑर्डिनेटिंग विद फिस्कल पॉलिसी फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो है कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स ये हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स ये हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के जो हैं कॉन्ट्रडिक्शंस उनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने जाएँ तो इन्फ्लेशन हो जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाएँ तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, और ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा छोड़ रहे हैं इकोनॉमी में तो महंगाई हो रही है। तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको साथ की साथ लेके चलें ताकि जो नेगेटिविटीज़ हैं वो कम से कम आएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।